हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मींस बैच है, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। Good evening to all of you. Am I audible to all? Could you please confirm the... Please acknowledge me. Are you getting my voice? Okay, all right. So yesterday we have seen the concept of the Guptas, how the Guptas is going to start. I'm good, Rajveer ji. I hope you are good. आप सभी बहुत अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ।
yesterday we have seen the BC कल हमने ये देख लिया था कि कैसे जो है वो आपके गुप्ताज जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं और गुप्त के पीछे हमने कुछ कहानी को थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की थी। फटाफट हम उसको ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी को हम समझने की कोशिश करते हैं। और गुप्त वंश हमने देख लिया था, देखिए मैंने कल आपको डिस्कस कर दिया था, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और ये 3 डायनेस्टीज थी। थोड़े मोटे तौर पर नाग शक्ति जो है पश्चिम के आसपास होंगे, ठीक है, यहाँ पर पश्चिम वाले सेक्शंस में, ठीक है। वकाटक जो है वो आपको दक्षिण में देखने को मिलेंगे एंड द गुप्ताज जो है वो पूर्व में आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ये हम देख चुके थे, इनके बारे में हमने जानकारी देख ली थी। दैट मीन्स ये मैंने बताया था कि गुप्ताज इज रिलेटेड टू द वैश्य कम्युनिटीज, ये वैश्य कम्युनिटी से रिलेटेड होंगे। ऑलराइट, आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंस ऑफ द बीसी हॉर्स वो थोड़ा सा क्या हो जाता है। दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैंने आपको कल ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था एलिफेंट्स वाला कहानी, और फाउंडर को हमने देखा था श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है। कल हमने शायद यहाँ तक देख लिया था, थोड़ा सा देख लीजिए, लोकेशंस वगैरह देख लीजिए भाई, है ना। ये गुड इवनिंग प्रीति जी, गुड इवनिंग राजवीर जी, गुड इवनिंग स्नेहा जी, गुड इवनिंग प्रियंका जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। कल हमने ये देख लिया था कि कैसे जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं रूलर्स। ये मैप को बखूबी मैंने आपको समझाया था, ये वो पीपीटी है जो मैंने एक्चुअली आपको भेजी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, देखिए थोड़ा थोड़ा इनको देख लीजिएगा, है ना। जैसे आपका मुरुंड मतलब एक कम्युनिटीज होगी वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये नाग हैं, ये मालवा है, ये शक जो है दैट मीन्स ये होंगे, ये वकाटक्स होंगे, दे आर रूलिंग इन दैट पर्टिकुलर सेक्शंस, है ना। ये थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिएगा। ये आर्टविक होंगे, ये थोड़े से अभी यूज होंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ये लिच्छवी होंगे, यहीं से हमने देखा था कुमारगुप्त की जो है शादी होगी, और ये नेपाल के आसपास वाले सेक्शंस में देखने को मिलेगा। ऑलराइट, ठीक है। ये कामरूपा दैट इज द ओल्ड नेम ऑफ द असम, है ना। ये समाताता, ठीक है, पुंड्रा, ये उत्कला, ये जगह हैं। और ये जगह को जीतने की कोशिश कौन करेगा? जगह को जीतने की कोशिश करेगा समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त कौन है, क्या है, ठीक है, हमने यही देखना है। ऑलराइट, ये हम देख चुके थे और सीधे हम पहुंचते हैं आपके समुद्रगुप्त की ओर। समुद्रगुप्त वाज द बीसी सक्सेसर ऑफ द चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये हमने देख लिया था। ही वाज कंसीडर्ड द कांच, ठीक है। ही वाज प्रेजेस बाय द बीसी इंस्क्रिप्शन, एंड इंस्क्रिप्शन नेम इज कॉल्ड द इलाहाबाद का अभिलेख। इलाहाबाद के अभिलेख को हमने देखा था। अब देखिए ये जो क्षेत्र मैंने अभी आपको बताए हैं दैट वाज कॉन्क्वर्ड बाय द समुद्रगुप्ता, है ना। समुद्रगुप्त जो है ही इज गोइंग टू कॉन्क्वर सो मेनी प्लेसेस एंड दीज आर द प्लेसेस नेम्स, ठीक है। थोड़ा सा आप देख लेंगे गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, दैट इज द ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट हम देखेंगे, ईस्ट वाला पार्ट उसको भी कैप्चर कर लेता है। विंध्यन क्षेत्र 8वें का भी अभी बताया था, ये वही क्षेत्र है। विंध्यन क्षेत्र दैट इज अ पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, वी कैन से दैट कंसीडर्स, ठीक है। दैट इज द ईस्टर्न दक्कन एंड द साउथ पार्ट। शक एंड द कुशाण ये अफगानिस्तान तक पहुंच जाता है। इस तरीके से इसका एम्पायर काफी एक्सपेंडेड हो जाता है। हाउ दीज गोइंग टू एक्सपेंडेड, दैट मीन्स, ठीक है, वो अपने एम्पायर को एक्सपेंशन कैसे देता है, तो मिलिट्री कैंपेन्स के द्वारा समझने वाले हैं हम। और उसकी मिलिट्री कैंपेन्स जो है दैट मीन्स वो हम समझेंगे बाय द 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट हम देखेंगे समुद्रगुप्त इज गोइंग टू कैंपेन इन द नॉर्दर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट में वो क्या करता है, कैंपेन करने के लिए जाता है। और यहाँ आर्यवर्त, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था दैट इज अ पार्ट एंड दिस नॉर्थ पार्ट इज कॉल्ड द आर्यवर्त। ऑलरेडी वी हैव नोज टेकन दक्षिणापथ। दक्षिणापथ का मतलब है दैट इज द पार्ट ऑफ द साउथ, और दक्षिण के शासकों को हराएगा। इसके बाद हम देखेंगे फिर से वापस ये नॉर्थन को हराएगा। देखिए फिर से जो लोग नॉर्थ वाले बच गएंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, जो लोग आपके मतलब कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं उनके खिलाफ दोबारा कैंपेन करेगा। तो ओवरऑल इसकी 3 कैंपेन होती है, नॉर्थ में 2 और 1 दक्षिण में। लेकिन ये सब जो ठीक है, लेकिन इसकी कैंपेन जो है वो क्या है, ठीक है, थोड़ा सा हम देखते हैं। The first campaign is talking about that is the BC 9 rulers of the northern territories, ठीक है। 9 rulers होंगे northern territories में, उत्तर में। इनके नाम है अच्युत है, नागसेन है, गणपति नाथ है, इनको पराजित करता है, ठीक है। बाकी 6 के नाम आपको आगे देखने को मिलेंगे, तो मैंने यहाँ नाम भी रख दिए हैं, यदि आपको पसंद आए तो ठीक है, आप उनको बेसिक थोड़ा सा लाइक कर सकते हैं। ओवरऑल जस्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, इनके राज्य को ये कैप्चर कर रहा है। दैट मीन्स देखिए मैं अभी आपको ये इनका एक वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे कहीं ना कहीं इसको डायरेक्ट। ये क्या है, राज प्रसवोद्धारण की नीति कहा जाएगा। वी कैन सी दैट दिस इज काइंड ऑफ द बीसी डायरेक्ट रूल्स वी आर गोइंग टू कैप्चर, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्ट रूल करेंगे। हमने राजा को हराया, राजा को हराने के बाद उसे हमारे एम्पायर में लाया, एंड दिस पॉलिसी इज कॉल्ड द बीसी राज प्रसवोद्धारण, ठीक है। दैट इज द बीसी संस्कृत वर्ड, ठीक है। दैट इज बीसी हम कह सकते हैं कि दिस इज द कैंपेन ऑफ द समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त 100 सेंचुरी मारेगा, ठीक है, और ये सेकंड कैंपेन के लिए कहां पहुंच जाएगा? सेकंड कैंपेन के लिए वो पहुंचेगा दक्षिण की ओर, ठीक है। ही इज गोइंग टू डिफीटेड द 9 रूलर्स इन द साउथ पार्ट, और 12 रूलर्स को ये दक्षिण, एक मिनट सॉरी, लेट मी चेक, यू आर टॉकिंग अबाउट द बफरिंग्स। मैं कंफर्म करता हूं बाकी लोगों से, क्योंकि मैं यहाँ डेडिकेटेड लाइन यूज कर रहा हूँ, तो डेडिकेटेड लाइन में तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओहो, मैं फिर भी चेक करता हूँ ना, देखो हाँ कुछ बफरिंग सा हो रहा है मेरी तरफ से भी, मेरे मोबाइल फोन में भी बफरिंग सा दिख रहा है। The guys, you are also facing some that is except the Rajveer ji, are you guys facing some kind of the issues related to the हल्की हो रही है सर? हाँ मेरी तरफ से भी पॉज हो रहा है, हाँ मेरी तरफ से भी हो रहा है, मेरे मोबाइल फोन में भी थोड़ा सा क्या ऊपर नीचे हो रहा है। अरे यार ये इतना गड़बड़ी होता है कुछ ना कुछ, आज पता नहीं क्या। Should I continue the sessions? यदि कुछ प्रॉब्लम आता है ज्यादा तो फिर हम देखते हैं इसको फिर, ठीक है, तो टेक्निकल एरर में कुछ नहीं कर सकते। चलिए, without wasting the time, we are moving toward the second campaign, and second campaign is talking about the 12 rulers of the South dynasty. दक्षिण की ओर हम जाएंगे। दक्षिण की ओर जब हम जाते हैं और दक्षिण की ओर हमें देखने को मिलेगा कि एक दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं आपको जो रूलर्स हैं वो 12 शासकों को यहाँ हराएगा, 12 शासकों को यहाँ हराएगा, और 12 जो रूलर्स हैं वो दक्षिण में कैंपेन करेंगे। देखिए अभी हमने क्या है, नॉर्थ में कैंपेन की, नॉर्थ में कैंपेन करके हमने 9 रूलर्स को हराया। नाउ वी आर मूविंग इन द साउथ, और साउथ में जब हम कैंपेन कर रहे हैं तो 12 रूलर्स को हराएंगे, करेक्ट है। और यहां पर जो हराएगा दैट मीन्स उनको यहां पर क्या है, उसके लिए अलग पॉलिसीज यूज करेगा, एंड दिस पॉलिसीज इज नेम इज कॉल्ड द ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो इसको कैसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, ग्रहण का मतलब होता है इक्लिप्स, इक्लिप्स मतलब हम कह सकते हैं जैसे सन जो है वो कहीं ना कहीं भी कह सकते हैं मून को कवर कर लेता है, लाइक दिस। तो ग्रहण इज नथिंग बट दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिफीट दैट इज द रूलर्स ऑफ योर इन फ्रंट, जो भी आपके सामने शासक है हम उसको डिफीट करेंगे, उस पर ग्रहण लगाएंगे, दैट इज द सिंपल लॉजिक्स। लेकिन ये ग्रहण जो है वो हट सकता है, ग्रहण हट सकता है मतलब हम आपको छोड़ सकते हैं, वी कैन दैट मीन्स लीव यू, हम आपको मोक्ष दे सकते हैं, आपको मुक्ति दे सकते हैं, आपको फ्री कर सकते हैं, और मुक्ति करने के लिए वी नीड टू दैट मीन्स ठीक है हैव सम काइंड ऑफ द एग्रीमेंट्स, आपके हमारे साथ कुछ क्या करने होंगी, शर्तें बनानी होंगी, शर्तें या अनुबंध या कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, समझ में आया। और वो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आप हमें क्या करते रहेंगे, हर वर्ष या हर समय बीसी आप टैक्स देते रहेंगे, एंड दिस काइंड ऑफ द बीसी पॉलिसीज इज कॉल्ड द ग्रहण मोक्षानुग्रह। ऑलराइट, समझ में आया। तो दैट इज द बीसी साउथ पॉलिसीज, एंड दिस पॉलिसीज नेम इज कॉल्ड, एंड द पॉलिसी नेम इज कॉल्ड द ग्रहण मोक्षानुग्रह। ऑलराइट, समझ में आया होगा ना भाई, ठीक है। देखिए ये मैंने इसको इस तरीके से डिटेल में भी रखा है, ग्रहण मतलब क्या है, शत्रु को हराना ग्रहण, ठीक है। मोक्ष मतलब उसको रिलीज कर देना, और उसके बाद अनुग्रह मतलब शर्तों के साथ दया करना, करेक्ट है। लेकिन ये शर्त क्या है, दैट मीन्स आपको हर महीने, दैट मीन्स हर महीने या हर साल में आप हमें पेटीएम करते रहना भाई, हम आपके पास कोई दिक्कत करने नहीं आएंगे। तो बाकायदा बेइज्जती करना, सबसे पहले बेइज्जती करने के बाद उसे रिलीज करने की भी बात कर रहे हैं, ताकि उसको याद रहे कि देखो हमने तुम्हारी बेइज्जती की थी, दैट मीन्स ठीक है हमने आपको हराया था, दैट मीन्स द रूलर इज वेरी मच कैपेबल, ठीक है, टू डिफीट योरसेल्फ। तो भूलकर भी बेसी शर्तों का बेसी आप वॉयलेशन ना करें, ऐसा बोला जा रहा है इस पॉलिसीज के तहत। ऑलराइट, समझ में आया होगा ना, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे, और इस तरीके से वो नदर्न टेरिटरीज को देखिए, यहां पर आपको देखने को मिलेगा नदर्न टेरिटरीज को वो डायरेक्ट रूल करेगा, डायरेक्ट बेसी क्या करेगा उसको करेगा। लेकिन साउथ वाले जो कैंपेन है उसमें 12 शासकों को क्या करेगा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है सीधी सीधी बात है, वो टैक्स कलेक्ट करना शुरू करेगा, और इस तरीके
इस तरीके की पॉलिसीज जो है उसको ग्रहण मोक्षानुग्रह की पॉलिसी कहा जाता है। एंड दिस पॉलिसीज वाज द बेसिक समुद्रगुप्त, करेक्ट है, ठीक है। अगेन देखिए हमने यहाँ देखा, यहाँ पर हम 12 शासकों को देखते हैं, इज गोइंग टू डिफीट द बेसिक 12 रूलर्स, ठीक है। ये 12 शासकों दक्षिण के हैं, इनको वो हराता है। तो ये नाम थोड़े से मैंने यहाँ रख दिए हैं जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वट एवर यू लाइक, करेक्ट है। एक एग्जाम में शायद ये पूछ लिया गया था, मतलब ये पीएससी यूपीएससी में तो नहीं पूछा था, आई थिंक पीसीएस में पूछा था और यूपी वाले में पूछ लिया था शायद, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, ऑल राइट, ठीक है। एंड अगेन वी आर मूविंग इन द बेसिक, अगेन वी आर मूविंग इन द नॉर्थ डायरेक्शंस। देखिए अब नॉर्थ डायरेक्शंस के हमने 9 रूलर्स को हराया, ठीक है, यहाँ 12 को हराया साउथ में, और फिर उसके बाद हम पहुंचे 9 को, दैट मींस नॉर्थ की ओर। अब जो लोग बेसिक थोड़ा सा कम पिटने से कम बच गए थे, हम ऐसे कह सकते हैं, वो फिर से वापस क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर मूविंग इन द बेसिक अगेंस्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे पहले की 3 शासकों के अलावा 6 को हराया, मतलब मोटे तौर पर 9 थे। पहले कैंपेन में किसको हराया, 3 को हराया, दूसरे वाले कैंपेन में 12, और फिर इसके बाद यहाँ पर 6 को हराया। तो मोटे तौर पर ये टोटल इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ऑल राइट, समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। तो ये कुछ रूलर्स के नाम मैंने यहाँ रखे हैं, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। और ये वर्मन है, नागदत्त है, मातिल है, रुद्र है, ठीक है, ये अच्युत है, ये थोड़े थोड़े आप ऐसे समझ सकते हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दिस 3, है ना ये। तो मोटे तौर पर नॉर्थ में आपको देखने को मिलेंगे दैट मींस 9, और साउथ में 12, ये इतने शासकों को ये हराता है, और इस तरीके से समुद्रगुप्त जो है कहा जाता है। एक छोटा सा फ्रेम में देख लीजिए, नॉर्थ की पॉलिसीज दैट इज आर्यवर्त, साउथ वाले को हम दक्षिणावर्त कहेंगे, और दक्षिणावर्त के लिए अलग पॉलिसीज है, और इसे कहा जाएगा डायरेक्ट रूल, इसे कहा जाएगा इनडायरेक्ट रूल। और नॉर्थ वालों को बेसिक उसने 9 को हराया, और 9 को हराने के बाद उसने 12 इधर नीचे को हराया, और इस पॉलिसीज को कहा जाता है ग्रहण मोक्षानुग्रह। ऊपर वाले को कहा जाता है राज सुबुद्धारण, दैट मीन्स कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूल्स, करेक्ट है। तो ये थोड़ा इस तरीके से समझिए, ये वाला है ना, और इसको समझिए कहां से, ये वाला, दैट्स ऑल, ठीक है। इतना ही आपको समझना, और कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अपना एम्पायर का एक्सपेंशन कर रहा है, ठीक है। अब देखो एक और चीज है, दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है, सम ऑफ द बीसी फॉरेन रूलर्स है ना, फॉरेन रूलर्स जो है वो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट में एक पॉलिसीज भी लेकर आ रहे हैं, दैट इज आत्मनिवेदन। क्या होता है कि देखो पावरफुल हो जाता है जब किंग इज वेरी पावरफुल, एंड किंग नेम इज कॉल्ड द समंदर, ठीक है, समुद्रगुप्त, है ना, समुद्रगुप्त इज वेरी पावरफुल, ठीक है। और जब पावरफुल होगा तो हम यहाँ देखेंगे जो किंग्स हैं, जो आपके एनिमीज हैं, या जो उसके आसपास के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इससे डरेंगे भाई। उनका एक फियर होगा, एक डर होगा, एक खौफ होगा, और जब खौफ होगा तो वो क्या करेंगे, दे आर इंट्रोड्यूसिंग सम काइंड ऑफ द पॉलिसीज, है ना। वो कहीं ना कहीं एक पॉलिसी लेकर आएंगे जिसमें वो क्या करेंगे, वो किंग के सामने रिक्वेस्ट करेंगे, और रिक्वेस्ट की जाती है, उसको कहा जाएगा आत्मनिवेदन। समझ में आया, आत्म मतलब मेरा, निवेदन मतलब रिक्वेस्ट, ठीक है। तो मेरा निवेदन ये है कि हम कहीं ना कहीं सम्राट के सामने खुद ही उपस्थित हो जाएंगे, आई एम गोइंग टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द गॉड, ठीक है। दिस काइंड ऑफ द पॉलिसीज used by the foreign rulers in front of the समुद्रगुप्त। समझ में आया कि नहीं आया, कहीं ना कहीं इस तरीके की पॉलिसीज देखने को मिले। कन्योपायन का मतलब है, दैट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी जो है वो समुद्रगुप्त के साथ करा देंगे, या हम कह सकते हैं दैट मीन्स कि इट्स ए काइंड ऑफ द प्रपोजल्स। अब भाई बेटी का घर जो है वो कहीं ना कहीं बसा दिया गया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रिलेटिव्स के साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते हैं। तो कन्योपायन का मतलब है एनिमी, या जो कह सकते हैं समुद्रगुप्त का जो दैट मीन्स के सामने जो भी शासक है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, भाई हमारी डॉटर के साथ हम आपकी मैरिज करा देंगे, क्या ये चलेगा। समुद्रगुप्त तो बोलेगा। तो ये एक पॉलिसीज है, दिस पॉलिसीज वाज यूज्ड बाय द बीसी रूलर्स, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इतना खौफ है। गुरुत्मंदक का मतलब ये हुआ है कि यहां पर हम देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं वो जो गुप्त एम्पायर है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम देखेंगे राज्य विषय या भुक्ति के लिए गरुड़ की मोहर का शासन आदेश प्राप्त करना, गेटिंग द गवर्नेंस ऑर्डर ऑफ द सील ऑफ द गरुड़। देखिए जो गुप्त वंश के जो रूलर हैं, गुप्ताज, they are using some kind of the emblem, and this emblem is nothing but that is गरुड़, है ना। गरुड़ नाम की एक सील होती है, एक मोहर होती है, उसका यूज करते हैं। तो जो लोग राजा हैं, जो लोग राजा जो है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कन्योपायन कर रहे हैं, वो लोग एक और तरीका अपनाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो अपने राज्य के लिए, या कह सकते हैं गुप्त के अंदर,
देखो गुप्तास के रूलर्स ने आक्रमण करने की कोशिश की, और आक्रमण करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि भाई हम आपके यहाँ की सील अपने यहाँ यूज कर देंगे। सिंपल सी बात है, जैसा हम यदि ऐसा कहें कि भाई गुजरात का जो रूलर है, लेट सपोज मान लीजिए गुजरात का रूलर जो है वो एमपी पर अटैक कर दे, और गुजरात वाला जो है बोले कि भाई कोई दिक्कत नहीं है मामा जी, आप जो है शासन करिए लेकिन गुजरात की सील का उपयोग करिए। और गुजरात की सील कैसी है, बोला गरुड़ टाइप की है। तो इस तरीके से बोला जा रहा है। यहाँ भुक्ति और विषय का मतलब क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। भुक्ति एंड विषय इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड द चक्र। याद करिए जैसे मैंने आपको बताया था, छत्र, चक्र, विषय, भुक्ति कुछ इसी तरीके से है। प्रांत या स्टेट या प्रोविंस को कहा जाता है, दैट मीन्स भुक्ति। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम अपने राज्य के लिए, हम अपने स्टेट्स के लिए, हम अपने भुक्ति के लिए कहाँ का सील यूज करेंगे? गरुड़ का यूज करेंगे, क्योंकि गरुड़ किसका है? समुद्रगुप्त का है। और समुद्रगुप्त कौन है? वो गुप्त वंश का एक महान शासक है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। You guys getting my points what I am saying? So these kind of the BC policies used by the समुद्रगुप्त during the time of the expansions, ठीक है, अपने साम्राज्य का विस्तार वो कर रहा है, और साम्राज्य के विस्तार के दौरान वो इस तरीके की पॉलिसीज को यूज करेगा। ठीक है, तो इसे पूरा कहा जाता है कुछ इस तरीके से, गुरुत्व मंदक, स्वाविषय, भुक्ति, शासन, याचना। समझ में आया? ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, संस्कृत शब्द है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको ये बताया है कि यहां पर हम देखते हैं कि वो क्या करता है, कैंपेन करता है, और कैंपेन करने के दौरान 100 वॉर्स जीतता है। ये हमें ऑलरेडी हरिसेन बता चुका है प्रयाग प्रशस्ति में। एंड ही इज गोइंग टू परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्यों किया जाता था? डू यू रिमेंबर भाई? हॉर्स से रिलेटेड। और यह हॉर्स से रिलेटेड यज्ञ हम कब करते थे भाई? कोई बताएगा भाई कब करते थे, कैसे किया जाता था? थैंक यू फॉर कंफर्मेशन राजीव दी। तो ये एक पॉलिसीज थी वो हमने सीखी हैं। अब थोड़ा सा उनके और कामों की ओर चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अश्वमेध यज्ञ, एंड अश्वमेध यज्ञ इज रिलेटेड टू द वैदिक एज। डू यू रिमेंबर वैदिक एज? हमने अश्वमेध यज्ञ किया था, और उस अश्वमेध यज्ञ के दौरान हमने ये देखा था कि ये लोग जो है दैट मीन्स एम्पायर का एक्सपेंशन करेंगे, और इसलिए हॉर्स को छोड़ देते हैं और बाद में इसी की बलि चढ़ा देते हैं। ऑलराइट, समझ में आया? बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी। तो इस तरीके से वो अश्वमेध, और इसके अलावा वो अपने नाम के सिक्के भी चलवा रहा है। देखिए कॉइन्स का मतलब क्या होता है? कॉइन्स का मतलब ये होता है राजा अपने आप को पावरफुल घोषित करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही कहा राकेश जी। ठीक है, और अपने आप को पावरफुल बताने के लिए अपना कॉइन्स जो है उसमें क्या करेगा, दैट मीन्स अपना इमेज प्रिंट कराएगा और अपने नाम के सिक्के चलवाएगा। जैसा हमने कल देखा था डीपी और सेल्फी, करेक्ट है ना? वेरी गुड प्रीति जी। तो he is performing so many that means coins, and I have mentioned some kind of the basic coins। ठीक है, अश्वमेध टाइप कॉइन्स, वीणा टाइप कॉइन्स, वाघ प्रकार के कॉइन होंगे, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं गरुड़ टाइप कॉइन्स होंगे, किंग एंड क्वींस वी हैव ऑलरेडी सीन दिस काइंड ऑफ, एंड नदी प्रकार, नदी मतलब रिवर्स हो जाएगा। ऑलराइट, समझ में आए? जस्ट टू दैट मीन्स तो ही इज इंट्रोड्यूसिंग सो मेनी कॉइन्स, है ना? तो थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, वहीं से उनके टाइटल्स भी निकल के आ जाएंगे। तो देखो अश्वमेध का मतलब हो गया कि मतलब कहीं ना कहीं वो अश्वमेध दैट मीन्स जो है अश्वमेध नाम का एक टाइटल भी लेगा, रीस्टोर ऑफ द अश्वमेध। रीस्टोर ऑफ अश्वमेध का मतलब है दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो वैदिक रिलीजन्स को मानते हैं, और दे आर परफॉर्मिंग द अश्वमेध यज्ञ। एंड अश्वमेध इस यज्ञ जो है, जी बिल्कुल राजवीर सही बोला आपने, तो अश्वमेध टाइप के कॉइन्स चलाता है। दैट्स व्हाई ही वाज गेटिंग दिस काइंड ऑफ द टाइटल्स। ये इसकी उपाधियां भी मैंने यहीं के ही रखी है, कॉइन्स के रिस्पेक्ट में मैंने समझाने की कोशिश की है। एंड ही वाज परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ द वीणा। वीणा क्या होता है भाई? भाई गिटार आप बजाते हैं, और गिटार बजाते हुए आप अपनी सेल्फी लगा देते हैं। ऑलराइट, समझ में आया? ये लेकिन ये सेल्फी कहाँ लगाया है? ये कॉइन्स में लगाया है ना, राजा है कहीं भी लगा सकता है भाई। तो ही इज गोइंग टू दैट मीन्स इंट्रोड्यूस ए coins, and this coin is called the वीणा type coin, and वीणा में जो है वो खुद बेसिक गिटार बजाते हुए दिखाया जाएगा। एंड वी कैन कंसीडर दैट इज अ कविराज। कविराज का मतलब भाई इससे समझ में आता है उसे भाई वो एक म्यूजिशियन या कह सकते हैं म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता है ना? सोनू निगम टाइप से वो, ऐसा समझ लीजिए। ऑलराइट, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे बाघ। बाघ मतलब आप देखेंगे टाइगर कह लीजिए, ठीक है। एंड ही वॉज दैट मीन्स क्या कर रहा है, ठीक है। यहां पर देखिए व्याघ्र पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक,
व्याघ्र पराक्रमांक का मतलब ये हुआ है कि एक व्यक्ति जो है उसने व्याघ्र को मार दिया है। व्याघ्र मतलब टाइगर कह लीजिए भाई, टाइगर को मार दिया है और टाइगर पर मारने के बाद उसने एक सेल्फी ली और सेल्फी लेने के बाद वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं क्या है, उसी का फोटो यहां पर लगा देगा, कहां पर, कॉइन्स में। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ही इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ द कॉइन्स। इससे पता चलता है कि इसने बाघ को भी मारा है, इतना ब्रेव आदमी है, ठीक है, बाघ को भी मारा है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि वो बाघ को मारकर वो क्या कर रहा है, डीपी लगा रहा है, लेकिन ये डीपी कॉइन्स में देखने को मिलेगी। आप लोग ऐसा करने की कोशिश ना करें, ठीक है। बाघ को एक तो पहले से मारना मतलब मुश्किल वाला काम हो जाएगा, दूसरा यदि बाघ मरा है और उसके सामने आपने फोटो भी खिंचा दी है तो शायद आप पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लग जाए। तो भाई ध्यान दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा सचेत होकर भी डीपी लिया करो और उसको अपडेट किया करो। ओवरऑल आगे हम देखते हैं, ही इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस द गरुण टाइप कॉइन्स। गरुण क्या होता है, इनका एम्बलम होता है। देखिए यहाँ के जो रूलर्स हैं, दे फॉलो द विष्णु, वैष्णव धर्म को मानते हैं और वैष्णव धर्म के जो फाउंडर हैं वो क्या है ना, विष्णु हैं। और विष्णु का वाहन क्या है, दैट मीन्स उनका जो सवारी है वो क्या देखने को मिलता है, गुड इवनिंग शंकर जी, वो है आपका गरुड़, है ना। गरुड़ पर बैठकर वो क्या करते हैं, ऑफिस से आते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। कौन, विष्णु। तो ये गरुड़ टाइप के जो लोग कॉइन्स हैं उनका ही उपयोग करते हैं सील के फॉर्म में, और इसी को इन्होंने अपना राजकीय मोहर या एम्बलम बनाया हुआ था। ऑलराइट, समझ में आया, ठीक है। गुड इवनिंग, वापस लग जाएगा इसके बाद हम देखेंगे क्वींस एंड क्वीन और ये नदी ट्राइब्स, ठीक है, ये तो आपको जाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा टाइटल को समझने की कोशिश करिएगा, एंड वी कैन अंडरस्टैंड द बेसिक दीस आर द टाइटल्स बाय द कॉइन्स। तो मैंने कॉइन्स के रिस्पेक्ट्स में टाइटल भी आपको समझा दिए, ठीक है। तो ये पराक्रमांक का मतलब तो आपको पता चल गया होगा, ये कुछ इस तरीके से उसके कॉइन्स हैं और यहां पर हम देखेंगे उसके द्वारा चलाए गए कुछ कॉइन्स थोड़ा सा हमें देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, समझ चुके होंगे। इतने सारे युद्ध लड़ रहा है, ऐसा कहा जाता है कि वो कोई भी युद्ध नहीं हारा है, और इसी वजह से विंसेंट आर्थर स्मिथ कहते हैं भैया कि आप तो नेपोलियन जैसे हो, आप तो भारत के नेपोलियन की तरह हो। दैट्स व्हाई ही इज गोइंग टू कंसीडर द नेपोलियन ऑफ इंडिया एंड ही वाज 100, दैट मींस वॉर विनर, है ना, मतलब कहीं ना कहीं 100 सचिन की तरह शतक मार रहे हैं, ठीक है। तो ये सचिन जैसा ही है अपने अपने क्षेत्र का। तो सचिन क्रिकेट में है, यहाँ पर भी इसी कह सकते हैं आपका एम्पायर के एक्सपेंशन में। इन्होंने अपने दरबार में, इन्होंने अपने कोर्ट में एक व्यक्ति को संरक्षण दिया। ही इज गोइंग टू पैट्रोनाइज द बीसी वसुबंधु। वसुबंधु कौन थे, तो वसुबंधु वाज नथिंग बट दैट वाज द बीसी, एक मॉन्क थे, एक भिक्षु थे, और भिक्षु और मॉन्क के बारे में हम बखूबी ऑलरेडी समझ चुके हैं। समझ में आया कि नहीं आया। वसुबंधु के बारे में कहा जाता है कि वसुबंधु इनिशियली वाज द हीनयानी। हीनयानी वाली ध्यान दीजिएगा, हीनयान से संबंधित है, दैट मींस, ठीक है, बट लेटर ऑन ही इज गोइंग टू कन्वर्ट इन द महायान। पहले क्या थे भैया, सीधी सी बात है, हीनयान दैट मींस हम कह सकते हैं ट्रेन वाला थे, ठीक है, बाद में बन गए बस वाला, है ना। और ये अभी भी पहले ट्रेन चलाते थे फिर बाद में बस चलाते थे, ऐसा आप समझ लीजिए। डू यू रिमेंबर द कंसेप्ट ट्रेन वाला एंड द बस वाला? आई थिंक एवरीवन नो द बेसी द कंसेप्ट ऑफ द बस वाला एंड द ट्रेन वाला, सभी लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द बेसी चाइनीज रिसोर्सेज, ठीक है, दैट मींस चीनी रिसोर्सेज के अनुसार हम देखते हैं कि एक राजा है जिसका नाम है मेघवर्मन। मेघवर्मन इज बिलोंगिंग टू द श्रीलंका। श्रीलंका का एक रूलर है, एंड ही वाज दैट मींस एक्सेप्टिंग द बेसी, दैट मींस सॉरी, ही इज आस्किंग ए परमिशन, एक कहीं ना कहीं एक परमिशन मांग रहा है। ऐसा कहा जाता है, अपने दूत को भेजते हैं, है ना, ठीक है, और वो कहते हैं भैया कि आप क्या करो कि भाई एक बौद्ध धर्म मंदिर बनाओ, ठीक है, गया में। तो आपको समझ में आ चुका है भाई गया मतलब क्या है, दैट मींस गया में गया, ठीक है। कौन गया, दैट वाई गया, गया इज वेरी होली प्लेस फॉर द बौद्धिज्म। तो बौद्ध धर्म को बनाने से क्या बाकी सब में वीडियो इज स्टॉप? नहीं भाई मैं अभी हूं, ठीक है, आई एम नॉट स्टॉप। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बफरिंग के कारण, डोंट वरी। जो यदि बफरिंग हुआ है, यदि कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। पहला तो मुद्दा ये है कि ये बफरिंग क्यों हो रही है। नाउ स्टार्ट।
शुड आई रीस्टार्ट द प्रोसेस? क्या मैं इसको रिस्टार्ट करूं क्या? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक होनी तो नहीं चाहिए यार, ये क्यों नहीं हो रही है यार? सर अभी ठीक चल रहा है? ओके 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 ओके, ठीक है। मैं थोड़ी बकवास किया जा रहा था, बकवास इसलिए किया जा रहा था ताकि बस चेक हो जाए कि भाई ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। पता नहीं क्या हो जाता है। ओके 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 ओके, नाउ गॉट इट। देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको बताया कि भाई कि समुद्रगुप्त जो है एक इंपॉर्टेंट रूलर था, समंदर की तरह था, समुद्र की तरह अथाह था, ठीक है। और अथाह इसीलिए था, दैट मीन्स हमने देखा कि वो एम्पायर का एक्सपेंशन कर रहा है। एम्पायर का एक्सपेंशन ना केवल उसने नॉर्थ इंडिया में करा, नॉर्थ में उसने आर्यवर्त के 9 रूलर्स को डिफीट किया, साउथ में हमने देखा 12 रूलर्स को डिफीट किया, और वो एक शतक भी था सचिन के समान, 100 वॉर वो लड़ता है, ठीक है। ये हमने इलाहाबाद के इंस्क्रिप्शन में देखा, और इसी की वजह से हम देखते हैं इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई है विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा। तो मौर्य के बाद जो है कोई एक रूलर आया है जिसको हम भी इतनी ज्यादा इज्जत दे रहे हैं, तो वो समुद्रगुप्त है। लेकिन आगे क्या होगा जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त, करेक्ट है। अब देखिए कहानी आगे कैसे बढ़ती है। समुद्रगुप्त का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है रामगुप्त, है ना। इसके बाद आएंगे दैट मीन्स चंद्रगुप्त ग्रेट, एक से एक महान शासक, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के 2 सन होते हैं, एक का नाम है रामगुप्त, एक का नाम है चंद्रगुप्त। ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ठीक है। आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखेंगे एक दैट मीन्स एक्ट्रेस है, और एक्ट्रेस का नाम है देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। वैसे हम ऐसा कहें कि देवी चंद्रगुप्तम दिस इज द स्टोरी, और ये एक स्टोरी है, किसने लिखी है भाई, कोई बताएगा? हु इज गोइंग टू राइट डाउन दिस स्टोरी? देवी चंद्रगुप्तम एक बुक है, और ये बुक जो है बताती है एक स्टोरी, और ये स्टोरी किसकी है? इस स्टोरी का नायक है चंद्रगुप्त सेकंड, एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस बेसिक स्टोरीज, ठीक है। और इसमें क्या होने वाला है वो हम देखने वाले हैं, करेक्ट है। तो एक कहानी देखने को मिलती है कि समुद्रगुप्त के बाद सत्ता में रामगुप्त आता है, लेकिन रामगुप्त के बाद सत्ता जो है वो आपकी चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में सेकंड को मिल जाती है। एंड दिस स्टोरीज इज टॉकिंग अबाउट द बीसी देवी चंद्रगुप्तम ये स्टोरी मिलती है, एंड इट इज रिटन बाय द विशाख दत्त। very good answer by the Ansari ji, ठीक है। And Vishak Dutt is talking about the story of the Devi Chandraguptam. Let's discuss the story of the देवी चंद्रगुप्तम। देखिए अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझ लेते हैं। देखिए मैंने आपको ये बताया, यहां से भी एक गुप्त है, ठीक है। ये आपका सीरियल ऑर्डर है, समुद्रगुप्त के बाद आपका रामगुप्त आएगा, और ये लगभग ये टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। द पावर इज गोइंग टू शिफ्टेड, दैट मींस समुद्रगुप्त से सीधे कहां आएगी? चंद्रगुप्त सेकंड के हाथ में आएगी। बाकी को हम और आगे देखते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, विशाखदत्ती था आंसर, ठीक है। चलो तो सत्ता में आते हैं कौन आपके, एक मिनट, एक मिनट थोड़ा। तो सत्ता में कौन आता है? समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त आता है। लेकिन रामगुप्त के बाद जो सत्ता आती है दैट मींस वो हमें पता चलता है देवी चंद्रगुप्तम की स्टोरी से। और यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि देवी चंद्रगुप्तम का एक स्टोरी का एक नायक है, उस नायक का नाम है दैट मींस चंद्रगुप्त सेकंड। और यहीं पर हमें एक विलेन भी देखने को मिलेगा, वो समय आ चुका है, और वो विलेन है शक का अंतिम शासक। डू यू रिमेंबर द लास्ट रूलर ऑफ द शक डायनेस्टीज? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा। Do you remember the last ruler of the Shak dynasties who is going to be the villain of the देवी चंद्रगुप्तम, एंड देवी चंद्रगुप्तम इज रिटन बाय द विशाख दत्त। विशाख दत्त के द्वारा ये बुक लिखी जाएगी, और इस बुक में विलेन का चर्चा की गई है, और विलेन कौन है? शक है, ठीक है। एंड ही वाज दैट मींस रुद्र सिंह थर्ड। डू यू रिमेंबर, मैंने कल आपको बताया भी था प्रीवियस क्लासेस में कि भाई इसको ये विलेन है, और ये विलेन की चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। आज वो समय आ चुका है कि अब हम चर्चा करें हीरो की, और हीरो जो है वो गुप्त वंश का है,
और गुप्त जो है वो कहीं ना कहीं बेसी आपको देखने को मिलेंगे। तो देयर वाज अ कैरेक्टर सम काइंड ऑफ द रामचंद्र, एंड रामचंद्र की एक वाइफ होती है जिसका नाम होता है द्रुपस्वामिनी, और यहाँ पर हम देखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड को भी। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं स्टोरी के कैरेक्टर्स को। और स्टोरी का पहला कैरेक्टर है रामगुप्त, करेक्ट है। रामगुप्त की वाइफ का नाम क्या है? द्रुपस्वामिनी, ठीक है। और इनके ब्रदर का नाम होता है चंद्रगुप्त सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये ब्रदर, ठीक है, ये वाइफ, और यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड, करेक्ट है। आगे हम देखते हैं कि इस कहानी में एक विलेन भी है, और विलेन का नाम है शक शासक, जिसका नाम है रुद्र सिंह थर्ड। कोई शक नहीं होना चाहिए। और रुद्र सिंह जो है वो क्या करता है? एक डिमांड रखता है। डिमांड करता है किसकी? ही इज गोइंग टू डिमांडेड द्रुपस्वामिनी, भैया द्रुपस्वामिनी हमको दे दो, हम आप पर बेसी आक्रमण नहीं करेंगे। किसको बोला गया? रामगुप्त को बोला गया। इस तरीके की कहानी देखने को मिलती है, ठीक है। और रामगुप्त जो है वो कहीं ना कहीं क्या करता है? बोलता है ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, ठीक है, हमारा एम्पायर बच जाएगा, ठीक है, हम द्रुपस्वामिनी को क्या करते हैं? आपको दे देते हैं। नहीं, वॉज एग्री, रामगुप्त इज वॉज दैट मीन्स एग्री टू, दैट मीन्स हैंड ओवर टू द रुद्र सिंह थर्ड। रुद्र सिंह को भी सी वो देने के लिए एग्री हो जाता है। लेकिन इसी समय रोल आता है चंद्रगुप्त सेकंड का। चंद्रगुप्त कहते हैं भैया रुक जाओ, और भैया को रोकने के लिए बोलता है, बोला कि जिस भी गाड़ी में द्रुपस्वामिनी जाएंगी, भाभी जाएंगी, हम उसकी जगह पहुंच जाएंगे, दैट मीन्स हम जाएंगे। दैट मीन्स द द्रुपस्वामिनी इज नॉट सेंडिंग बाय द बीसी रामगुप्त, एंड द्रुपस्वामिनी इज रिप्लेस्ड बाय द चंद्रगुप्त सेकंड। घूंघट मारकर बीसी चंद्रगुप्त सेकंड ही पहुंच जाएंगे, और यहां पर जाकर रुद्र सिंह को बीसी मार देंगे। दिस इज द डेथ ऑफ द रुद्र सिंह। यहां पर बीसी आक्रमण हुआ, रुद्र सिंह को खत्म कर दिया गया, मार दिया गया। इसके बाद क्या होगा कहानी? इसके बाद वो वापस आएंगे, कहां पर? इसके बाद वापस आएंगे, और वापस आने के बाद रामगुप्त को भी निपटा देंगे। मार दिया रामगुप्त को, और इसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त जो है वो क्या करेगा? द्रुपस्वामिनी से शादी कर लेगा। और इस तरीके से हम देखते हैं देयर इज ए मैरिज इन बिटवीन द द्रुपस्वामिनी एंड द बीसी चंद्रगुप्त, और ये इनके बीच में शादी हो जाएगी। तो समझ में आया कि नहीं आया भाई? एंड दिस स्टोरी इज टॉकिंग अबाउट द देवी चंद्रगुप्तम, एंड दिस इज रिटन बाय द विशाख दत्त, एंड विशाख दत्त इज टॉकिंग अबाउट द हीरो, एंड द हीरो नेम इज कॉल्ड द चंद्रगुप्त सेकंड। और उसकी हीरोइन कौन है ये आपको समझ में आ चुका है। तो विलेन और बेसी ट्विस्ट और बेसी बहुत सारी कहानियों से भरपूर है ये कहानी, जो जिसका हीरो है चंद्रगुप्त सेकंड। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? पर्दा ना उठाओ, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द बीसी चंद्रगुप्त सेकंड। तो मैंने आपको इसलिए बताया था कि अभी मैं यदि जब शक के टाइम पे इसको बता देता तो बेईमानी हो जाती, और ये कहीं ना कहीं हीरो की बेइज्जती हो जाती, और जो हीरो है वो है चंद्रगुप्त सेकंड। तो हीरो की इज्जत मैंने की है, और आप भी हम समझ लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस स्टोरीज रिलेटेड टू द चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। एक मूवी बनने लायक स्टोरी है, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। बाकी कहानी देखते हैं आगे क्या होता है। एक मैप आपके सामने है, थोड़ा थोड़ा आप मोटे तौर पर समझ सकते हैं, और मैप से थोड़ा समझेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर ये शक हैं, या ध्यान दीजिएगा जो शक की मैंने अभी अभी बात की, और ये आगे चलकर ये शक को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। ओहो सॉरी, दीज आर द बेसी वेस्टर्न छत्र। और मैंने आपको बताया था शक की जो है वो 5 ब्रांचें होती हैं, 5 में से बचती है 2, और 2 में से भी सबसे ज्यादा इंडिया में रूल करती है वो वेस्टर्न है। तो यहां से भी आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं। गॉट इट माय पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। एंड दिस वेस्टर्न छत्र इज गोइंग टू दैट मींस डिमोलिश बाय द बीसी द गुप्तास, ठीक है। गुप्त वंश के रूलर जो हैं आपके देखने को मिलेंगे, और ये मैप कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। हाउ यू कैन सी दैट इज द बीसी, कह सकते हैं कुछ इस तरीके से एम्पायर आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस इज द एम्पायर ऑफ द गुप्त डायनेस्टीज, करेक्ट है। आगे चलकर ये वकाटक के साथ रिलेशन भी बनाते हैं, भाई रिलेशन बनाएंगे और ये वकाटक को भी अपने अंडर में कर लेंगे। ओवरऑल हम देखेंगे कि वकाटक वाला पार्ट भी इनके अंतर्गत आ जाएगा, इनके अंडर में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो चंद्रगुप्त सेकंड की कहानी को हम शुरू करने वाले हैं। चंद्रगुप्त सेकंड की कहानी की बात हमने देखा, दैट मीन्स की द्रुपस्वामिनी की कहानी, कई और स्टोरीज भी देखने को मिलती है। तो देवी चंद्रगुप्तम में मिलती है, और एक काव्य मीमांसा दैट इज रिटन बाय द राजशेखर, ठीक है। ये राजशेखर की स्टोरीज में भी आपको देखने को मिलती है। एंड दिस स्टोरीज whatever I told you that is verified by the Rajshekhar as well. तो राजशेखर एक राइटर हैं, and he is going to write down the काव्य मीमांसा। विशाख दत्त एक राइटर हैं, और विशाख दत्त जो है वो आपको देवी चंद्रगुप्तम लिखते हैं। इसके अलावा फाहियान भी कहीं ना कहीं क्या होता है, इस स्टोरी को
वेरीफाई करता है, जो आगे देखने को मिलेगा। अब चंद्रगुप्त क्या करता है? चंद्रगुप्त का जो कैंपेन है वो क्या है? दैट मींस मैरिज पॉलिसीज पर है और वो अपने साम्राज्य को बढ़ाता है। ये मैंने अभी अभी आपको बताया है। और मैरिज करने के लिए क्या करेगा? दैट मींस ठीक है, वो अपनी बेटी की शादी वकटक के रूलर के साथ कर देगा। ये पॉइंट आगे आएगा, ठीक है, स्लाइड में अभी आने वाला है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त सेकेंड, कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि उज्जैन जो है वो ट्रेडिंग का एक मेन सेंटर बन जाता है। और ट्रेडिंग का मेन सेंटर बनेगा तो हम देखेंगे कि उज्जैन जो है वो कहीं ना कहीं मेन पॉइंट बन जाएंगे। दिस इज द मिडिल पार्ट। तो मोटे तौर पर आप थोड़ा सा देखिएगा उज्जैन जो है, और उज्जैन को ये फिर अपनी सेकंड कैपिटल बनाते हैं। तो दिस इज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड। वी विल टॉक, ठीक है, अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द, ठीक है। अब जैसे ही वो विजय प्राप्त करेगा तो वो क्या करेगा? वो विक्रमादित्य का टाइटल लेता है। देखिए विक्रमादित्य का टाइटल जो है वो कहीं ना कहीं 57 बीसी से रिलेटेड है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इतना ज्यादा फेमस टाइटल हो जाता है कि यहां पर जो इंडियन रूलर हैं वो क्या कर रहे हैं? दैट मींस, ठीक है, शक को हराने के बाद विक्रमादित्य का टाइटल लेते हैं। और ये टाइटल जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा लिया जाएगा। एंड इट वाज फेमस बाय द चंद्रगुप्त सेकंड एज वेल। इसे विक्रमादित्य इतना फेमस कर देगा कि हर कोई भी इसी विक्रमादित्य बना घूम रहा है, हर कोई विक्रमादित्य का टाइटल लेकर घूमता है। और इंडियन हिस्ट्री में हम देखेंगे, वी विल ऑब्जर्व द 14th आपको विक्रमादित्य देखने को मिलेंगे। एंड 14th नंबर के विक्रमादित्य आपको देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मिडाइवल एज। मध्यकाल के दौरान हमें देखने को मिलेंगे हेमू। और हेमू जो है वो अपने आप को बोलेगा, भाई हम भी विक्रमादित्य हैं, बट हमारा नंबर कौन सा? 14th है। So this is the famous, that is the title used by the Indian rulers, and we see in the ancient to medieval as well. तो चंद्रगुप्त सेकंड जो है इस टाइटल को काफी फेमस बनाता है, और ये टाइटल आता है शक पर विजय का, ठीक है। और ये शक किस पर वैसी विजय प्राप्त की है अभी नहीं सीख लिया है, आप लोगों को कोई शक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दैट मींस वो कहीं ना कहीं क्या करता है? सिल्वर के कॉइन्स इंट्रोड्यूस करता है। तो भाई राजा है, भाई खुश है, ठीक है, जैसे ही वो जीतेगा तो क्या करेगा? कुछ ना कुछ कॉइन्स निकाल देगा। ऐसा हम भी देखते हैं, है ना। तो ये वही चीज है, वही कहानी है, वही जैसा हम देखेंगे जैसे आपने कोई चुनाव जीत लिया और लाइक दिस, ठीक है। ये उसके कुछ कॉइन्स हैं, थोड़े से आपको थोड़ा अजीब से दिख रहे होंगे, सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। एंड दिस वाज द कॉइन्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द चंद्रगुप्त सेकंड। ऑलराइट, समझ में आ चुका होगा। मैंने आपको बताया कि वो कहीं ना कहीं क्या करेगा? वकाटक वंश के रूलर्स के साथ कहीं ना कहीं शादी बनाने की कोशिश करेगा। और ये वकाटक वंश के रूलर जो है वो ब्राह्मण डायनेस्टी से रिलेटेड आते हैं, और अपनी बेटी जिसका नाम है प्रभावती गुप्त, है ना, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या कर देगा? शादी करा देगा। मतलब मैं ऐसा कहूं कि ये वकाटक कहाँ रूल कर रहे हैं? यहाँ रूल कर रहे हैं। और यहाँ पर उसकी शादी किसकी करा दी भाई? उसने प्रभावती गुप्त की। बेटी जाओ जरा यहाँ पर शादी कर लो। यहाँ पर शादी हुई, ठीक है। लेकिन ये वकाटक का जो रूलर है जिसका नाम है रुद्रसेन, ठीक है, ये मर जाएगा। भैया मर गया है, देख लो, ठीक है। और मर गया तो कहीं ना कहीं जो शासन है इनडायरेक्टली किसके पास आ जाएगा? इनडायरेक्टली हम देखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के पास आ जाएगा। बेटी है, दैट मींस ठीक है, वही रूल कर रही है, ऐसा देखने को मिलता है। तो वी कैन से दैट कि भाई देखो कहीं ना कहीं किस्मत भी आपका साथ दे रही है। और किस्मत कैसे साथ दे रही है? कि भाई की एम्पायर आपका एक्सपेंशन हो रहा है, बट रिलेशंस जो है वो कहीं ना कहीं अलग बात हो गई। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि रुद्रसेन जो है वो मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, और प्रभावती गुप्त जो है वो रूल कर रही है। तो वी कैन से दैट दिस इज द बीसी एम्पायर एक्सपेंशन ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड। आई होप यू गॉट इट पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये है वकाटक वंश का शासन, और ये है प्रभावती का रूलिंग एरिया। और प्रभावती इज रूलिंग इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। दिस इज द डायरेक्ट एंड दिस इज इनडायरेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की पॉलिसी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, और इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो आपका दैट मींस काम कर रहा है। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर इंपॉर्टेंस उज्जैन का बढ़ जाता है। उज्जैन को ये अपनी सेकंड कैपिटल बनाता है। इसके अलावा वो कई टाइटल्स लेता है। विक्रमादित्य हम ऑलरेडी देखिए, शकारी, शकारी का मतलब है वो किसी को कच्चा चबा गया है। कच्चा चबा गया का मतलब किसको? शक को चबा गया है, शक को खत्म कर दिया है, और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। विक्रमांक, विक्रमांक का मतलब भाई दैट मींस ग्रेट वॉरियर है। ऑलराइट, समझ में आया। इसके अलावा जब वो अपने आप को विक्ट्री ले रहा है, जब वो अपनी दैट मींस के कहीं ना कहीं विजय प्राप्त करता है, तो वो क्या करता है? एक आयरन पिलर को भी स्टेबलाइज करता है। और ये आयरन पिलर कहां स्टेबलाइज करेगा?
आयरन पिलर जो है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। दिस आयरन पिलर इज लोकेटेड इन द पार्ट ऑफ द दिल्ली। दिल्ली में आपको ये देखने को मिलेगा। ये आयरन पिलर का एक उदाहरण है और ये आयरन पिलर दैट इज ऑन द मेमोरी ऑफ द विक्ट्री। समझ में आया कि नहीं आया? विक्ट्री बना रहा है किसके उसमें? वो अपनी विजय के उपलक्ष्य में। राजा है, राजा भी इसी कह सकते हैं भाई, उसने जीता तो उसने आयरन पिलर बना दिया। ये राजा का काम है, ठीक है। एंड दिस आयरन पिलर इज लोकेटेड इन द पार्ट ऑफ द बीसी मेहरौली, और ये मेहरौली में है। एंड दिस इज द बीसी सेम कॉम्प्लेक्स ऑफ द कुतुब मीनार। यू विल फाइंड आउट इन द दिल्ली, ठीक है। आप लोगों में से दिल्ली का बहुत सारे लोग गए होंगे और दिल्ली में कुतुब मीनार आपने शायद देखा ही होगा, और कुतुब मीनार के पास ये आपको देखने को मिल जाएगा। आज भी ये चमकता हुआ आपको दिखाई देगा। जब भी जाएं तो चंद्रगुप्त को भी चमकते हुए देख कर आए। ऑलराइट, समझ में आ चुका होगा भाई, ठीक है। तो दिस इज डेडिकेटेड टू द बीसी विष्णु, बिकॉज दे आर द वर्शिपर ऑफ द बीसी विष्णु। विष्णु के ये भक्त होंगे, विष्णु को मानते हैं, वैष्णव धर्म को सपोर्ट करते हैं यहाँ के शासक, और इस तरीके से ये देखने को मिल रहा है। गॉट इट माय पॉइंट्स? शायद देखा होगा आप लोगों ने, किसी ने ये आयरन पिलर आपने दिल्ली मेहरौली वाले में देखा होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक चीनी भाई आएगा। चीनी भाई जो है वो नूडल खाने आ चुका है यहाँ पर। और नूडल खाने क्यों आएगा? दैट मीन्स क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या है, बौद्ध धर्म को सपोर्ट करता है। टू नो अबाउट द बीसी, दैट मीन्स टू कलेक्ट द बीसी बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, एंड द स्टडी। नहीं सर, मैंने नहीं देखा है, ठीक है। मेहरौली कॉम्प्लेक्स में ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। दोबारा जाके हम देख सकते हैं, ठीक है, कभी मौका आएगा। से पहले ये हाँ, कुछ ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा। क्या होता है कि हम जनरली कुतुब मीनार को देखते हैं और बाकी चीजों को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। मैंने भी नहीं देखा, मैंने भी एक्चुअली गया था, ठीक है, कुतुब मीनार को देखा और इसको मैंने बोला यार होगा यार, पता नहीं, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। एक्चुअली मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, बट जब गया था, फिर बाद में थोड़ा सा देखा, बोला यार हाँ यार कुछ तो मिस हुआ है ओवरऑल, ठीक है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त के टाइम पर एक चीनी भाई भी आ रहा है, और चीनी भाई जो है वो तकरीबन बीसी इस टाइम पर आ रहा है। एंड ही इज गोइंग टू, दैट मींस इन इंडिया, ही इज विजिटिंग द इंडिया टू कलेक्ट द बीसी टैक्स एंड द स्टडिंग इन द बीसी इंडियन मोनेस्ट्रीज। और वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहा है। नाम है फाहियान, ठीक है। और फाहियान जो है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ठीक है, बताता है कि The climate conditions of the मध्य प्रदेश is very good, ठीक है। ये ब्राह्मणों का देश है, ठीक है। और ठीक है, और इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो एक बुक में मिलती है। उस बुक का नाम है, हाँ जी बिल्कुल राजवीर जी, बिल्कुल मैं आने की सोच रहा हूँ, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी देयर इन द बीसी दैट अप्रैल मंथ, ठीक है। तो जल्दी आपसे मुलाकात होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, आगे हम करते हैं और फाहियान की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। और फाहियान अपनी स्टोरी बताता है फोको की, है ना, ठीक है। क्या नाम है, अजीब सा नाम है, साला मंचूरियन रख लेते इससे अच्छा तो, ठीक है। फोको की, ये कोई नाम रखते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन फाहियान ने जो कुछ भी बताया, ठीक है, वो ये बताया कि भाई एमपी का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, ठीक है। कभी आप लोग इसे एमपी आए तो थोड़ा देखें, ठीक है। एंड ही इज गोइंग टू कंसीडर द पार्ट ऑफ द बीसी ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मणों का देश है। उसने बताया कि भाई मालवा का क्लाइमेट बहुत अच्छा क्लाइमेट है। ऐसी ऐसी जानकारी देके चला गया, ठीक है। अब ये केवल नाम का ही रह गया है, ठीक है, लेकिन अब इतना अच्छा है नहीं है, ठीक है, ऐसा हम समझ सकते हैं। भाई क्लाइमेट कंडीशंस अब चेंज होती जा रही हैं, ठीक है। दिल्ली जो है दैट मींस, ठीक है, अब देखिए कितना ज्यादा पोल्यूशन हो गया है। तो ये सब एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है। ओके 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 ओके, ठीक है जी, बिल्कुल, ठीक है। कभी दिल्ली आएंगे तो बिल्कुल मुलाकात होगी, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं फाहियान इज टॉकिंग अबाउट द लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस अबाउट द इंडिया, एंड इट ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द फोको की से रिलेटेड है। और ये हमने देखा कि भैया फाहियान थोड़ा इंडिया की तारीफ भी करता है, मालवा की तारीफ भी करता है, और ये अपने बारे में बता रहा है। लेकिन ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने अपनी बुक में लिखा तो है, लेकिन उन्होंने रूलर्स का नाम नहीं लिखा है। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला। वो बोलता था मित्रों, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, 15 लाख, ठीक है, 30 रुपए पेट्रोल, लेकिन उन्होंने कभी नाम नहीं लिया। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो फाहियान इज टॉकिंग अबाउट दैट इज द ऑल इंफॉर्मेशन, बट ही वाज नॉट that means considering the name of the rulers, but later on, ठीक है, जब ये चीजें आप खोजी गई और फिर इस तरीके से बता कि भाई नहीं, ये तो आपका चंद्रगुप्त सेकंड की बात हो रही है।
ना, समझ में आया। He was very, that means अभी see the person he was, that is he is going to remember for his patronage of the literatures। भैया ये कला और लिटरेचर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, ठीक है, और इन्होंने इस चीज के लिए बहुत ज्यादा भी इसी कंट्रीब्यूशन दिया, और इसी कंट्रीब्यूशंस को हम समझेंगे इनके, दैट मीन्स इनके जेम्स के द्वारा, है ना। जेम्स मतलब कह सकते हैं इनके नवरत्न। नवरत्न जो है वो आपके 9 होंगे, नाम से ही क्लियर है, लेकिन ये वेरीफाइड नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी हम इनको थोड़ा सा देख लेंगे, समझ लेंगे। करेक्ट है, ये तो एक ऐसी पॉइंट आ गया, ठीक है, बकवास सा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, पर फिर भी हम समझ चुके हैं। तो जो समुद्रगुप्त ने जो विरासत छोड़ी थी, सीधी सीधी बात है, ठीक है, जो उसी को यहाँ बढ़ाने का काम कर रहा है चंद्रगुप्त। तो there is no historical proof of the we see 9 gems, but we will talk about that means the 9 gems of the Chandragupta II that was present in the court of the उज्जैन। उज्जैन में इनका दैट मीन्स ये नवरत्न हुआ करते थे। तो फर्स्ट टाइम्स 9 रत्नों में कौन आते हैं? द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द नेम इज कालिदास, एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द बीसी ऑल बुक्स ऑफ द कालिदास, ठीक है, मैंने यहाँ दोबारा रखी हैं, एंड वो इसके अलावा भी आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे। तो चलिए शुरू करते हैं और ये 9 रत्नों को देख लेते हैं। द नन अदर देन द नेम इज कॉल्ड द कालिदास, एंड कालिदास इज कंसीडर्ड द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया बिकॉज ऑफ द वर्क रिलेटेड टू द लिटरेचर्स। लिटरेचर्स में जो नाम शेक्सपियर का है, ठीक है, वही काम जो है कालिदास का है, और इनके द्वारा बहुत सारी बुक्स लिखी जाती हैं। मालविका अग्निमित्रम, दैट इज द सोर्स ऑफ द शुंग डायनेस्टीज एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। अभिज्ञान शाकुंतलम, यहाँ दीजिए, भरत और वैसी शाकुंतला की स्टोरी हमने देखी थी। विक्रमोर्वशीयम, उर्वशी और विक्रम की कहानी हमने देखी थी। ऑल दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लव स्टोरीज, और इन सब लव स्टोरीज में बहुत सारा चीजें आपको ड्रामा, ठीक है, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। मोस्टली दैट मीन्स रोट इन द संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, या संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं। समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो ये कालिदास की कहानी को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो मैंने थोड़ा फास्ट ले लिया है, इतना ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाना। इसको जानना है तो पन्ना पलट के देखें। पन्ना पलटने का मतलब है दैट मीन्स द प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डिटेल्ड, मतलब इनकी डिटेल्स हमने ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं। आगे हम बात करते हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी इज नथिंग बट दैट इज द बीसी फिजिशियंस, ठीक है, ही वाज कंसीडर द बीसी फिजिशियन, ये डॉक्टर साहब होते हैं, सीधी सी बात है ना। आगे हम देखेंगे द नेम इज कॉल्ड द अमर सिंह। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है, ठीक है, ये आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे। तो अमर सिंह इज राइटिंग ए बुक नेम इज कॉल्ड द अमरकोश, है ना, नाम ही है, और नाम दैट मीन्स बुक का, ये बुक है उनका, और ये कहा जाता है कि ये संस्कृत का दैट मीन्स एक दैट मीन्स वोकेबलरी है, या कह सकते हैं संस्कृत के सारे शब्दों को इसमें इन्होंने बताया है। तो यहां पर हम देखेंगे संस्कृत को लेकर फिर से काम किया जा रहा है। संस्कृत इज अ लैंग्वेज ऑफ द वैदिक एज, और वैदिक एज की भाषा संस्कृत थी, बीच में हमने डाउन देखा, बट यहां पर फिर से उसको रिवाइव करने का काम किया जा रहा है गुप्त वंश के द्वारा, ठीक है। अगला आता है वराहमिहिर, एंड वराहमिहिर इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, एंड दिस पर्सन इज दैट इज कंसीडर्ड द बीसी ग्रेट मैथमेटिशियंस एंड द एस्ट्रोलॉजर एज वेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बीसी एस्ट्रोलॉजर हैं, अपनी बहुत सारी थ्योरीज देके जाते हैं, बहुत सारा कहानी देके जाते हैं, अलग अलग बुक्स लिखते हैं। पंच सिद्धांतिका इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स बाय द बीसी वराहमिहिर, एंड ही इज गोइंग टू दैट मीन्स गिव द सो मेनी प्रिंसिपल्स, है ना, सूर्य सिद्धांत, पोलिश सिद्धांत, रोमक सिद्धांत। और यहीं से हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, जो आपने भी इसी मैथ्स में पढ़ी होगी भाई, है ना, जो बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। ये थोड़ा नीचे छुप गया है, ये वाला 5वां, है ना, 5वां वाला भाई छुप गया है, थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो ये 5 सिद्धांत इन्होंने दिए हैं वराहमिहिर ने, और वराहमिहिर जो हैं वो इनके मैथमेटिशियन और आपके एस्ट्रोलॉजर होते हैं। ये थोड़ा थोड़ा तो इंडिया जो है वो कई इतिहासों से भरा पड़ा है, ठीक है, वहां से आप समझ सकते हैं। हरिशेन जो है वो क्या होता है? He was the composer of the प्रयाग प्रशस्ति, एंड प्रयाग प्रशस्ति में क्या हो रहा है भाई? प्रशंसा की जा रही है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये कहा जाता है कि ये गद्य और पद्य दोनों में है। हिंदी में से कहा जाता है चंपू स्टाइल, ठीक है। तो ये चंपू साहब जो हैं वो चंपू स्टाइल में एक लिख रहे हैं, दैट मीन्स प्रोज एंड वर्स, है ना। देखो प्रोज एंड वर्स का मतलब समझते हैं? जैसे आप देखिए, वी कैन से दैट कि जैसे आपने देखा होगा रामचरितमानस, है ना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, रामचरितमानस, और रामचरितमानस में क्या होता है? एक चौपाई होती है, ठीक है, मान के चलिए कुछ ये चौपाई है, और नीचे उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है
वो हिंदी में दिया जाता है। ये संस्कृत में होता है सामान्यतः, और ये कहीं ना कहीं उसका डिटेल एक्सप्रेशन दिया जाता है। तो दिस स्टाइल इज कॉल्ड द चंपू स्टाइल, एंड दिस चंपू स्टाइल इज नथिंग बट दैट इज द प्रोज एंड द वर्स। मतलब हेडिंग भी है और हेडिंग के साथ साथ बेसिक कह सकते हैं उसका दैट मीन्स एक्सप्लेनेशंस भी है। यस, दिस इज कॉल्ड द चंपू स्टाइल इन द काव्य। काव्य जो आपका आता है थोड़ा सा हिंदी से अटैचमेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी और चंपू का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है ना, समझ में आया। जैसे आपका पप्पू और आपका फेकू चलता रहता है, वैसे ही आप चंपू आप बना दीजिएगा, ठीक है। तो अगला चंपू कौन होगा देखेंगे बंगाल के चुनाव के बाद, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यस यस यस, राकेश जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। श्लोक के साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, चौपाई के साथ एक्सप्लेनेशन दिया गया है। दिस स्टाइल इज कॉल्ड दैट मीन्स प्रोज एंड द वर्स स्टाइल, एंड इज नथिंग बट दैट इज चंपू स्टाइल। अगले आते हैं, बाकी तो कचरा है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। एक आते हैं कहपंक, एंड कहपंक इज कॉल्ड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष होते हैं ना, ठीक है। और इनके बारे में ज्यादा जानकारी देखने को नहीं मिलती, भाई हमें मालूम था इसलिए हमने पहले ही कह दिया कचरा है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हरी, ये तो आ गया दोबारा, अरे वापिस दोबारा कैसे आ गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। शंकु, नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, देखिए कॉनिकल शेप के होंगे, है ना। और कॉनिकल शेप कब बनता है, तो वी कैन से दैट दिस इज द रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर्स, ठीक है। ये कहीं ना कहीं वास्तुकला से संबंधित है। शंकु या कॉनिकल शेप से समझ में आ चुका होगा, ठीक है, कि ये भैया कहीं ना कहीं होंगे। एक होते हैं बारूची, बारूची जो है ये लिखते हैं एक बुक जिसका नाम है प्रकृति प्रकाश, एंड प्रकृति प्रकाश इज नथिंग बट दैट इज द लैंग्वेज रिलेटेड टू द बीसी प्राकृत भाषा, प्राकृत लैंग्वेज से संबंधित ये व्याकरण का पहला ग्रंथ है। तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा भाई, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना होगा बारूची। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाम है बैताल भट्ट, और ये होंगे कौन, ये आपने बचपन में कहानियां सुनी होंगी भाई, है ना, वो आपका जा बैताल भाग ले जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा ऐसा आपने सुना होगा। तो बैताल भट्ट इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड, ये मैजिशियन होंगे, जादूगर होंगे, है ना। जब सही आंसर दे दैट मीन्स नहीं तो मैं भाग जाऊंगा, ऐसा ऐसा आपने कहानी बचपन में शायद सुनी होंगी, ठीक है। तो ये बैताल भट्ट वहां से कनेक्ट करके देख लीजिएगा। दैट्स ऑल फिर विक्रम बैताल, यू आर राइट, टॉकिंग अबाउट द बीसी द स्टोरीज ऑफ द। आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो अगला आता है हमारा कुमारगुप्त। तो अभी हमने देखा दैट मीन समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद हमने रामगुप्त, रामगुप्त के बाद हमने चंद्रगुप्त सेकंड देखा। अब हम बात करते हैं कुमारगुप्त की, करेक्ट है। और कुमारगुप्त क्या कर रहे हैं वो थोड़ा सा जान लेते हैं। ये भाई साहब जो है वो कहीं ना कहीं क्या है अपना कॉइन्स चला रहे हैं, ये कॉइन्स उनका हो जाएगा। और कुमारगुप्त जो है वो अश्वमेध यज्ञ कराएगा, लेकिन ये सारी जानकारी हमें कहां से मिलती है, विल्सड अभिलेख से। और ऐसा हम देखते हैं कि ऐसा कहा गया है कि इस इंस्क्रिप्शंस में कुमारगुप्त तक की जो भी डायनेस्टीज है वो सारी की सारी वैसी देखने को मिल जाएगी। और राइट, समझ में आया। गुप्त शासकों में सर्वाधिक जो अभिलेख मिले हैं वो इन्हीं भाई साहब के मिले हैं। अभिलेख तो सभी के मिले हैं, बट मैक्सिमम दैट इज फाउंड इन द बीसी कुमारगुप्त, ठीक है भाई साहब, ओके। और क्या कर रहे हैं भाई, इसके अलावा ही वाज गेटिंग द बीसी सम काइंड ऑफ द टाइटल्स महेंद्र दित्य, अश्वमेध दित्य। और अश्वमेध दित्य से यह पता चलता है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ को बनाया है, अश्वमेध यज्ञ किया है। और अश्वमेध यज्ञ यदि देखा जाए तो दो ही रूलर करवा रहे हैं। पहला तो है समुद्रगुप्त जिसको हमने बखूबी समझ लिया है, दूसरा है कुमारगुप्त। समझ में आया कि नहीं आया भाई लोगों। तो वी कैन से दैट कि भैया कि इनके द्वारा जो है अश्वमेध यज्ञ भी किया जा रहा है। आगे हम देखते हैं कुमारगुप्त क्या करवा रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस यूनिवर्सिटी इज टॉकिंग अबाउट द बेसी this university is stabilized by the Kumargupta and this university is the BC center of the Buddhisms। लेकिन ये बौद्धिज्म में हीनयान होगा या महायान होगा, आंसर करें भाई कमेंट बॉक्स में। दिस यूनिवर्सिटी इज रिलेटेड टू द हीनयान और महायान। ये नालंदा यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शंस करवाते हैं। आगे चलकर एक आपका दैट मीन्स इन्वेडर आएगा जिसका नाम है बख्तियार खिलजी, और बख्तियार खिलजी नाम का जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, इस नालंदा यूनिवर्सिटी में भी एक रॉकेट छोड़ देगा। और रॉकेट छोड़ देगा तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसमें 6 महीने तक आग लगती रहेगी, ऐसा बौद्ध धर्म के लोग कहते हैं या बौद्ध धर्म के लिटरेचर कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो नालंदा यूनिवर्सिटी दैट इज द बीसी ग्रेट सेंटर ऑफ द हीनयान। मेरे पास एक आंसर आया, क्या आंसर सही है भाई? देखो एक ने आंसर दिया हीनयान, दूसरा भी उसके पीछे भाग गया, ये भी सर हीनयान। बाकी लोग भी आंसर दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। भाई कुछ लोग महायान भी कहते हैं यार,
ताकि some of the peoples are busy talking about that is the Heenyans, ठीक है, and some of the person is related to the महायान। देखिए कंसेप्ट को याद रखिए, मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा याद करिए। मैंने आपको इस तरीके से एक मैप करके समझाया था, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, है ना, ऐसे ही कुछ था। संस्कृत है सो महायान, ठीक है भाई। संस्कृत का भी यहाँ लैंग्वेज का तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने आपको ये बताया था कि महायान का मतलब क्या है। महा का मतलब है दैट मीन्स द ग्रेट, ठीक है, और हीन का मतलब होता है तुच्छ, या दैट मीन्स कह सकते हैं तुच्छ मतलब नीचे। तो थोड़ा सा देखिए, तो हीनयान का कनेक्शन जो होगा वो साउथ से रिलेटेड होगा। वी कैन से दैट यहां पर हो गए हीनयान, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड ग्रेट, है ना भाई। जूते आप लेके आओ, जूते कितने भी नए हो, कितने भी महंगे हो, आप उसको पैर में ही पहनोगे भाई, उसको आप सर में नहीं पहन सकते। समझ में आया कि नहीं आया? तो नाम से थोड़ा समझने की कोशिश करिए। महा का मतलब होगा महान, महान का मतलब है सर से रिलेटेड, और ये जो पार्ट होगा वो महायान से रिलेटेड होगा। और ये नॉर्थ और ईस्ट वाला पार्ट है, ये कहीं ना कहीं आपके महान से रिलेटेड होंगे। ऑल राइट, माई पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। तो वी कैन से दैट। और ये नालंदा यूनिवर्सिटी है कहां भाई, कोई बताएगा? दैट इज इन द बिहार, है ना, बिहार में है। और बिहार कहां पर आता है? ईस्ट में आता है। और जब ईस्ट में आएगा तो ये कौन सा सेंटर होगा? महायान का सेंटर होगा। नाउ दैट इज द पॉइंट इज क्लियर। राजवीर जी यू आर राइट, करेक्ट है। तो महायान जो है उसका ऑक्सफोर्ड कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम देखेंगे बहुत सारी बुक्स रखी जाती हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं, और आगे चलकर इसे बख्तियार खिलजी जो है उसको दैट मीन्स नष्ट कर देगा। लेकिन बख्तियार खिलजी का रिलेशन खिलजी डायनेस्टी से बिल्कुल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई लोगों? ठीक है, द बख्तियार खिलजी इज नॉट रिलेटेड टू द खिलजी डायनेस्टीज। हाँ जी प्रियंका जी, पिछली बार भी ऐसे ही बताया था मैंने, है ना। आई होप कि आगे गलती ना हो, है ना, गलतियों को सुधारिए भाई, ठीक है। तो कंसेप्ट को समझ लीजिए भाई, है ना, रटना थोड़ा है इसको ना अपने को, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट को मैंने आपको इस तरीके से समझाया था। आगे बढ़ जाते हैं। ये है भाई उसका धुंधला धुंधला सा चित्र, ठीक है, जो मैंने आपको विकी से चुराया है, ठीक है, विकी से चुरा कर यहाँ पर आपको सामने रख दिया है। तो ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया है, ये उसके कुछ अवशेष ही बचे हुए हैं। शायद आप में से कोई गया हो तो शायद ज्यादा जानकारी आप उसके बारे में बता सकता है, बट फिर भी हमें एक आइडिया लग चुका है। बख्तियार खिलजी, ये बख्तियार खिलजी के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। तो हम देखेंगे गौरी को, और गौरी के टाइम पर हम देखेंगे वी विल फाइंड आउट द सम काइंड ऑफ द स्लेव्स, और गुलाम होंगे, और ये गौरी के गुलामों में से एक होते हैं। और गौरी जब आता है दैट मीन्स और इंडिया पर अटैक करने, तो गौरी इनको बोलता है आपको जाना है बंगाल, ठीक है साहब, बंगाल जाएंगे। और बंगाल का रास्ता कहां से होकर कर जाता है? बिहार से होकर जाता है। और बिहार में उस समय दीपावली चल रही है या रॉकेट छूट रहे हैं, इन्होंने रॉकेट एक छोड़ दिया इस यूनिवर्सिटी में। रॉकेट जो है वो यूनिवर्सिटी में गया और यूनिवर्सिटी में आग लग गई, है ना। तो आप जो है इस स्लाइड को आग लगाइए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऑक्सफोर्ड, ये तो हम देख चुके भाई, फिर से आ गए। आगे हम देखते हैं, दिस इज द भीतरी इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। अगला एक अभिलेख है, और ये अभिलेख जो है वो बताता है कि द लास्ट डेज ऑफ द कुमार गुप्त दैट वाज सम ऑफ द विसी ट्राइब्स इज कमिंग। और गुप्त काल के अंतिम समय में कुछ आक्रमणकारी आते हैं, और ये आक्रमणकारी हैं बाहर की कम्युनिटीज, और ये पुष्यमित्र के रूप में आते हैं। इसको खत्म कौन करेगा? इसको खत्म करेगा अगला रूलर, जिसका नाम है आपका, इसका नाम कौन सा है अगला, ठीक है, सॉरी, स्कंदगुप्त। इसका अगला नाम है स्कंदगुप्त। तो कुमार गुप्त के बाद अगला रूलर कौन आएगा? स्कंदगुप्त आएगा, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया में इस समय काफी आक्रमण भी होने लगेंगे। तो यहाँ पर एक आपका कम्युनिटी याद रखिएगा, पुष्यमित्र, और इसको खत्म करता है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त इज नथिंग बट दैट इज द नेक्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी।
तो स्वागत करिए स्कंदगुप्त का। एंड ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और वो क्या करते हैं, वो शपथ लेते हैं कि पहले मैं आक्रमणकारियों को खत्म करूंगा, उसके बाद सत्ता में आऊंगा, पहले मैं इन्वेडर्स को खत्म करूंगा और उसके बाद भी कहीं ना कहीं स्कंदगुप्त आते हैं। करेक्ट है। जैसे ही स्कंदगुप्त फिर से सत्ता में आते हैं उस समय हूण के आक्रमण होते हैं। और हूण भी एक आपकी दैट मीन्स एक बर्बेरियन कम्युनिटीज है, मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा निर्दयी हैं, बहुत ज्यादा ये क्या करते हैं, ये वैसे ही है जैसे क्या करते हैं, आपको लूटेंगे भी और लूटने के बाद आपको मार भी देंगे। तो ऐसा कुछ कहा जाता है हूण के बारे में। करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्कंदगुप्त के टाइम पर ये आक्रमण होते हैं। दिस इज टॉकिंग अबाउट द बेसी इंस्क्रिप्शंस। और ये इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो भीतरी इंस्क्रिप्शन है और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है। All these is talking about the invasions from the Hunas, ठीक है, and Hunas is going to invade in India. They are try to that means come in India. वो इंडिया में आने की कोशिश करते हैं और आने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं ये situations. स्कंदगुप्त कंसीडर द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टीज। ये इस वंश का सबसे अंतिम शासक होता है, महान। ये क्या करवाएगा, ये सुदर्शन झील को उसका दैट मींस रिकंस्ट्रक्शन करवाएगा। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड इसका फाउंडेशन किसके द्वारा किया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसके बाद अशोक आएगा, इसके बाद रुद्रदामन आएगा, इसके बाद आपका स्कंदगुप्त आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हमने देखा कि कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिलती है। एंड इट वाज रिकंस्ट्रक्टेड बाय द पर्णदत्त। थोड़ा सा मैंने और ज्यादा डिटेल में देखने को मिल गया था, ठीक है, तो ये मैंने एक पॉइंट यहाँ रख दिया। ओवरऑल आप ये पॉइंट्स याद रखें, ठीक है, थोड़ा सा हमने ये देख लिया है। समझ में आया कि नहीं आया भाई लोगों? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ही वॉज कंसिडर द लास्ट ग्रेट रूलर एंड द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी इज कॉल्ड द विष्णुगुप्त। जो कहानी श्रीगुप्त से शुरू हुई थी वो विष्णुगुप्त पर खत्म हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, इस तरीके से ये कहानी आगे चल रही है या कहानी खत्म हो रही है। लेकिन इसमें एक रूलर और है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बारे में जो टाइटल है वो विक्रमादित्य। देखो ये फिर से विक्रमादित्य ले लिया। अरे देखो हर कोई लेके चल रहा है, हर कोई लेकर घूम रहा है। जैसे आज की डेट में आप देखेंगे, ठीक है, हर कोई जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में है, कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन ही कर ले रहा है, ठीक है, जिसे देखो चुनाव ही लड़ने के लिए चला जा रहा है। कहाँ चला जा रहा है? बंगाल चला जा रहा है। कहाँ चला जा रहा है? केरला चला जा रहा है। ठीक है, आज की डेट में कहानी आपको यही देखने को मिल रही है। शक्रोपम कहा गया है। शक्रोपम एक अभिलेख है, कहोम अभिलेख, वहां पर इसके बारे में देखने को मिलता है। तो स्कंदगुप्त भी इस तरीके से अपने अभिलेख के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ भाई फिर से आ गया, सॉरी। अब थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। वी हैव सीन द गुप्त, श्रीगुप्त। गुप्त मतलब श्रीगुप्त, है ना। घटोत्कच, है ना, नहीं देखा भाई। देखिए कहानी हम देखते हैं कि हमने देखा कि श्रीगुप्त से कहानी शुरू होती है ना। श्रीगुप्त को हमने थोड़ा सा देखा, हमने घटोत्कच को बिल्कुल नहीं देखा, हमने चंद्रगुप्त को बखूबी समझा, हमने समुद्रगुप्त को समुद्र की गहराइयों तक झांकने की कोशिश की, ठीक है, हमने रामगुप्त को भी कह सकते हैं भगा दिया, ठीक है। इसके बाद हमने देखा चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड यही बोलता है जो व्यक्ति अपनी वाइफ की रक्षा नहीं कर पाता है वो साम्राज्य की रक्षा क्या करेगा, हटो यहां से और हम आते हैं सत्ता में। और हमने चंद्रगुप्त को फिर सत्ता में बिठाया। इसके बाद हमने कुमारगुप्त को देखा और कुमारगुप्त के बाद लास्ट रूलर जो है, मेन रूलर, लास्ट मेन रूलर इज कॉल्ड स्कंदगुप्त, ठीक है। एंड द विष्णुगुप्त इज द लास्ट रूलर। देखिए ये है आपका लास्ट रूलर। दिख रहा है? नहीं दिख रहा, शायद नहीं दिख रहा है। ओके कोई बात नहीं। ही वॉज द लास्ट रूलर। ध्यान दीजिएगा, लास्ट रूलर ये होगा इसके नीचे पे, शायद दिख नहीं रहा है आपको उसके नीचे, करेक्ट है। तो ही इज गोइंग टू कंसीडर द लास्ट रूलर्स, ठीक है। लेकिन इनमें हमें एक रूलर को और समझना है जिसका नाम है भानुगुप्त। थोड़ा सा इसको हमें समझना होगा क्योंकि इनके टाइम पर हमें एक एविडेंस मिलेगा और ये एविडेंस है सती प्रैक्टिस का। यहां पर हमें पहले एविडेंसेस मिलते हैं सती प्रैक्टिस के जो होते हैं 510 एडी के। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा भानुगुप्त को समझ लेना होगा और भानुगुप्त का ये अभिलेख बहुत ही खास है। दिस इज कॉल्ड द एरन इंस्क्रिप्शंस। देखिए ये आपको सागर में मिलेगा। सागर जो है वो आपको एमपी में देख लेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ मैंने आपको देखने को दैट मीन्स यहाँ पर इमेज लगा रखी है।
अब देखिए यहाँ पर एविडेंसेस जो मिले हैं वो सती प्रैक्टिस के, ये सती स्तंभ कहा गया है जो अब नष्ट हो गया है। ये विकी की इमेज मैंने यहाँ पर पुट डाउन करने की कोशिश की है, ठीक है। हाथी भी मिलेगा यहाँ पर। तो पहले एविडेंसेस क्या हैं, पहले रिटन एविडेंसेस हैं सती के, और ये भानुगुप्त का है, भानुगुप्त के समय का है। ये कहानी आपको देखने को मिलेगी, समझ में आए। ऐसा कहा जाता है कि सेनापति गोपराज होते हैं और गोपराज जो है मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उनकी पत्नी जो है उनको सती करने के लिए बोला जाता है। तो ये पहले एविडेंसेस हैं। क्या सती प्रैक्टिस आपकी एंशिएंट में थी, ऋग्वेद एरा में थी? नो, ठीक है। मौर्यन एरा में थी? नो, ठीक है। ये जो है वो आपके शुंग एज में थी? आंसर आएगा नो। यहां पर हमें पहली बार सती प्रथा या सती के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। नो सर, ओके ओके, ऋग्वेद में नहीं था, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो जो स्कंदगुप्त के बाद आएंगे उनको पोस्ट गुप्तास कहा जाएगा, एंड ही वाज कंसीडर्ड द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टीज, ठीक है। तो ये कहानी खत्म हो जाती है आपकी गुप्त की। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए थोड़ा थोड़ा इनका रीजन ऑफ डिक्लाइन भी समझ लेते हैं। क्या क्या कारण था ये खत्म हो गया भाई? इनके भी शासन काल में राहुल गांधी होंगे, है ना। वी विल सी द बेसी इनकैपेबल रूलर्स ऑफ द ईच एंड एवरी डायनेस्टीज। मौर्यन में भी थे, गुप्ताज में भी थे, भाई निपट गए, दोनों खत्म हो गए, ठीक है। और एक खत्म हो जाएंगे, नाम है राहुल गांधी। मतलब राहुल गांधी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा देख सकते हैं। देखिए राहुल गांधी के मतलब हम एक यूज कर रहे हैं ना, हम मतलब ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भाई कि वो इस तरीके से। चलिए इसके अलावा वेरी गुड, दैट इज अ गुड पॉइंट्स बाय द शंकर जी, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। हम यहाँ देखेंगे वी विल सी द बेसी फॉरेन इन्वेजन्स एंड वी विल कंसीडर द हुणास, ठीक है। हुणास जो है वो बहुत ही खतरनाक थे, ठीक है, और वो यहाँ पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और भी हम कारण देखेंगे। और ये है इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, द रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ द गुप्त एज इज वन ऑफ द बेसी। यहां पर हमें देखने को मिलेगा, देखिए अभी मैं आपको एम्पायर बताऊंगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा ऐसा समझने की कोशिश करिए। मैंने कल आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बताया था मौर्य और गुप्त का। देखिए मौर्य है सेंट्रलाइज पर आधारित थे, लेकिन फिर भी डिक्लाइन हो गया इनका, ठीक है। आगे देखते हैं, गुप्त ने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन को अपनाया, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, यहां पर गुप्त हैं और यहां उन्होंने अपने एम्पायर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इन्हें कहा गया ABCD लाइक दिस, ठीक है। और ये इन्हें कहा गया फ्यूडल लॉर्ड्स, या कह सकते हैं सामंत। और ये सामंत कहीं ना कहीं क्या होते थे, ठीक है, कहीं ना कहीं किंग के अंडर में काम करते थे। लेकिन जब यहां पर वीक होगा, जब यहां पर पावर वीक होगी, जब सेंट्रल में पावर वीक होगी, तब ये रूलर जो हैं, तब ये फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, वो अपने आप को डिक्लेयर घोषित कर देंगे, फ्री घोषित कर देंगे, और यहीं से हम देखेंगे रीजनल स्टेट्स बनना शुरू हो जाते हैं, करेक्ट है। थोड़ा सा हम ऐसा भी देख सकते हैं कि इन्हें क्या है, ठीक है, यहाँ के रूलर जो है वो ब्राह्मणों को क्या करते हैं, भूमि में दान भी दी जा रही है। ब्राह्मण बोलता है भैया कल हमें बेसी कह सकते हैं मथुरा दे देना, कल हमें आगरा दे देना, उसके बाद अलीगढ़ दे देना, उसके बाद बोलता है कल से मत देना, कल से फिर बेसी कह सकते हैं हम तुम्हें देंगे, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि दैट मींस द बेसी द रूलर्स एंड द फ्यूडल लॉर्ड्स इज मेकिंग बिकम द बेसी स्ट्रांग। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, और जब पावरफुल हो जाएंगे तो वो सेंट्रल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल में कोई है ही नहीं। भाई कोई नाराज ना होना, भाई मैंने यूपी फिर से वापस क्या है मतलब फिर से दान में दे दिया मथुरा वाले, है ना। तो वी कैन से दैट कि भाई सेंट्रल में आप देखेंगे पावर जब भी कमजोर होगी, और यहां पर उसका फायदा रीजनल स्टेट उठाएंगे, और रीजनल स्टेट्स जब उठाएंगे तो हम कहीं ना कहीं देखेंगे देयर इज ए डिक्लाइन ऑफ द मौर्यंस, गुप्ताज। गुप्त वंश जो है वो डिक्लाइन की ओर चला जाएगा। तो सेंट्रलाइज हो या डिसेंट्रलाइज हो, यदि आपके पास अमरेंद्र बाहुबली नहीं है तो आपका एम्पायर तो खत्म हो ही जाना है, सीधी सी बात है, ठीक है। केंद्रीकृत व्यवस्था हो या डिसेंट्रलाइजेशन हो, ये सब चीजें बात की बात है। ग्रेट लीडर होने चाहिए, और ग्रेट लीडर जो है वो क्या करते हैं ये हमने बखूबी समझा है, और आगे देखा, पीछे हमने देखा भी है, ठीक है। तो ग्रेट लीडर की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी होती है। अब हम थोड़ा सा हूण के बारे में भी जान लेते हैं, करेक्ट है।
हूण कौन है? तो देखिए ये हूण के बारे में मैंने थोड़ा सा रखा हुआ है, ठीक है। हूणास वाज द नेम्स गिवन बाय द एंशिएंट इंडियंस टू ए ग्रुप ऑफ द सेंट्रल एशियन ट्राइब्स। देखो अभी हमने पिछला चैप्टर यही पढ़ा था, सेंट्रल एशिया में कई बीसी आपके रूलर्स देखने को मिल रहे हैं और ये सेंट्रल एशिया से ही एक ट्राइब्स देखने को मिल रही है और ये ट्राइब्स जो है वो खैबर पास, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बोलन और खैबर पास ये आपको पता होने चाहिए, entered India at the end of the 15th or the early 6th centuries, ठीक है। हुणास किंगडम occupied the area of the BC एरण and the कौशाम्बी। देखिए इन्होंने आक्रमण करके, एरण मतलब आप क्या कह सकते हैं मध्य भारत वाला भाग है और कौशाम्बी मतलब आपका यूपी वाला पार्ट है, उसको भी जीतने की कोशिश किया और उस पर अटैक किया। तो हूणान, देखो हूण जो है वो कहीं ना कहीं इतने पावरफुल तो नहीं हो पाते हैं, एम्पायर तो इनका नहीं बन पाता, लेकिन फिर भी इन्होंने किसको खत्म कर दिया? गुप्त को खत्म कर दिया। And they are challenges, and that means they are challenged by the यशोधर्मन। यशोधर्मन के द्वारा इनको चैलेंज किया जाता है। तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, सीधी सी बात है। हूण एक इन्वेडर सोसाइटी है, कम्युनिटी है, इन्होंने अपनी कैपिटल बामियान और अफगानिस्तान को बताया, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने इसके बारे में देखा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 150 AD में क्या हुआ, ये काकेशस से दक्षिण पूर्व होते हुए, देखिए दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं यहाँ आ जाते हैं, ज्यादा हमें नहीं समझना है। एरण अभिलेख में ये बताया गया है कि हूण का फर्स्ट रूलर है तोरमण, ये थोड़ा सा हमें समझना है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि तोरमण का एक दैट मीन्स सन भी होता है जिसका नाम होता है मिहिर कुल, है ना। ऑल राइट, समझ में आया। तो तोरमण वाज द फर्स्ट किंग ऑफ द हूणास, ठीक है ना, ही वाज सक्सीडेड बाय द मिहिर कुल। इस तरीके से ये हूण की कहानी हम यहाँ समझते हैं। आया नहीं आया समझ में? कल हम आगे की चीजों को पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे गुप्त एज में। कोई समस्या हो तो बताइए, अदरवाइज आज की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे की कहानी को हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशंस, ठीक है। आप सभी को मजा आया होगा, थोड़ा सा बफरिंग जरूर हुआ है, लेकिन नेक्स्ट वीक ये समस्या भी सॉल्व हो जाएगी, जो क्योंकि मैं शिफ्ट करने वाला हूँ। बट अभी मैं आपको फिर से कमिटमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं बार बार कमिटमेंट में फेल हो चुका हूँ। वैसे ही क्या हो गया, आरोप बहुत लगने लगे हैं, ठीक है। तो इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। कल इसके आगे की कहानी हम कल देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, चमत्कार, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।